हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था बिहारी जी के दोहे और आज मैं फिर आपको एक नई कविता पढ़ाने जा रही हूँ जो आपके मंजरी किताब में है। और उस कविता का शीर्षक है धानों के गीत और उसके रचयिता हैं केदारनाथ सिंह जी। धानों के गीत जो लिखा है कविता केदारनाथ सिंह जी ने, उन्होंने इसमें लिखा है कि गांव के जीवन को बहुत ही सरलता से उन्होंने प्रस्तुत किया है और गांव में किसान किस प्रकार अपने धान की फसलों को देखकर खुश होता है और वो चांदनी में रात में अपने धान की फसलों को देखता है, खुश होता है और उसी को बड़ी ही सरलता से, बड़े ही प्यार से उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। और उन्होंने ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत बादल का स्वागत किया है, क्योंकि धान की खेती के लिए वर्षा का होना बहुत आवश्यक है, उसमें पानी की अधिकता होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बादल का आह्वान किया है उसमें, इस कविता में। और उन्होंने इस कविता में बादल का आह्वान करते हुए ये पूरा कविता लिखा है। तो इसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं और मैं ये पूरी कविता आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेंगी सूनी डगरिया, पीछे झुके वन बेत, संझा पुकारेंगी गीली अखड़ियां, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। धान कपेंगे कि प्राण पकेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसीवन झरेंगे, साँझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। ये कविता केदारनाथ सिंह जी ने किसानों को उनके मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए लिखा है और उन्होंने किस प्रकार बादल का आह्वान किया है, बादल का स्वागत किया है कि हे बादल, तुम हमारे खेत में जरूर आना। अर्थात उन्होंने बादल को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है, कवि ने कहा है कि अपने धान की फसल, जब उनकी धान की फसल होती है तो उन्होंने कहा कि धान की फसल किसानों को अपने प्राणों के समान लगते हैं। और जब धान की फसल खेतों में उगती है तो वो ऐसा प्रतीत होता है किसानों को कि खेत में उनके प्राण भी धान के रूप में उग आए हैं। और बिना वर्षा के चूंकि धान की फसल अच्छी नहीं होती है, इसलिए किसान बादल का आह्वान करता है और कहता है कि हे बादल, तुम आकर हमारे खेत में वर्षा जरूर कर जाना। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। उन्होंने बोला है कि धान के रूप में उसकी कोमल बालियों को हम चंद्रमा के रूप में बांध लेंगे और रेत के रूप में सूर्य चमकेगा। जिस प्रकार धूप होने पर रेत चमकता है, उसी प्रकार रेत के रूप में सूर्य चमकेगा। अतः हे बादल, तुम हमारे खेत में जरूर आना और आकर हमारे खेत को हरा भरा कर देना। आगे पुकारेंगी सूनी डगरिया, पीछे झुके वन बेत, संझा पुकारेंगी गीली अखड़ियां, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। उन्होंने कहा है, कवि ने कहा है कि हे बादल, धान के आगे सुने हुए रास्ते जो हैं आपको बुलाएंगे और पीछे की ओर झुके हुए बेत रूपी खेत आपका स्वागत करेंगे। सायंकाल के समय जो है वो धान की बालियों के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदें गीली आंखों से आंसुओं के रूप में आपका स्वागत करेंगी। अर्थात उन्होंने कहा है कि हे बादल, धान के आगे
खेत जो है, खेत के आगे सूने जो रास्ते हैं, जो डगर हैं, वो आपको बुलाएंगे और पीछे की ओर झुके हुए बेत रूपी खेत आपका स्वागत करेंगे। और सायंकाल होते ही धान के बालियों के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदें गीली आंखों से आपका स्वागत करेंगी आंसुओं के रूप में। भोर हुए धन खेत और प्रातः काल के समय, भोर अर्थात प्रातः काल के समय धान के खेत धन के रूप में आपका स्वागत करेंगे। अतः हे बादल, तुम जरूर आना और आके हमारे खेत में वर्षा कर जाना। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। उन्होंने कहा है कि हमारे निमंत्रण को, बादल तुम हमारे निमंत्रण को अवश्य स्वीकार कर लेना और हमारे खेत में तुम जरूर आना, क्योंकि कवि ने यहाँ कहा है कि जब किसानों की फसल खेतों में पकती है तो किसानों को ऐसा महसूस होता है कि मानो खेतों में उनके फसल की जगह उनके प्राण ही पक गए हों। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं आते हो तो फसलों की जगह मेरे प्राण ही कांपने लगेंगे। इसलिए हे बादल, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ और आकर तुम हमारे खेत को हरा भरा कर देना और वर्षा जरूर करना। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, साँझ घिरे पर कनेर। अब आगे कवि ने कहा है कि धान के खेत का उन्होंने वर्णन किया है और आगे कहा है किसान अपने मन में कल्पना करता है। कवि ने ये बताया है कि किसान अपने मन में कल्पना करता है और कहता है कि जब धान पक जाएंगे तो दोपहर के बाद उनसे खिलते हुए फूल अर्थात उनसे गिरते हुए फूल ऐसे लगेंगे मानो तुलसी वन में तुलसी मंजरी झर रही हो, अर्थात तुलसी के पूरे वन में तुलसी के पौधे, तुलसी के फूल गिर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। और सांझ घिरे पर कनेर, और सांझ के समय ऐसा लगेगा कि जैसे कनेर के फूल लगे हुए हैं। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर। और जब पूजा का समय होगा तो उस समय धान के फूल गिरते हुए ज्वार के फूल के समान प्रतीत होंगे और धान दिए की बेर, और जो धान है वो जलते हुए दीपक के समान, पके हुए धान जलते हुए दीपक के समान सुनहरे दिखाई देंगे। इसलिए हे बादल, तुम हमारे खेत में आकर वर्षा जरूर कर देना। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। उन्होंने कहा है कि पकते हुए धान दीपक के समान, जलते हुए दीपक के समान सुनहरे दिखाई देंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि खेत में जलता हुआ दीपक रखा हुआ है और उसी के समान वो लगेंगे। उन्होंने फिर से, किसानों ने बादलों का आह्वान किया है और कहा है कि हे बादल, ऐसा लगता है जब किसानों के खेत में धान की फसल पकती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उस समय किसानों के प्राण भी पक रहे हों। इसलिए किसान इस प्रकार बादल का आह्वान करता है और कहता है कि हे बादल, तुम हमारे खेत में जरूर आना और आके हमारे खेत को हरा भरा अवश्य करके जाना, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब खेत में धान की फसल पकती है तो प्रतीत होता है कि मानो हमारे प्राण ही पक रहे हों। इसलिए बादल, तुम जरूर वर्षा करना और हमारे खेत में आकर हमारी फसल को हरा भरा कर देना। बच्चों, ये कविता यही समाप्त हो गई। एक छोटी सी कविता थी, रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं और इस कविता के माध्यम से उन्होंने किसानों के दिल की बात कही है। संदर्भ लिखने का तरीका मैंने आपको पिछले 2-3 जो कविता पढ़ाया है उसमें नहीं बताया है। अगर आपको संदर्भ लिखने आता है, जैसा कि पिछले क्लास में या तो मैंने या आपकी और किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, लिखवाया होगा, अगर आपको लिखने नहीं आता है तो मैं एक बार पुनः आपको संदर्भ लिखने का तरीका बता देती हूँ। जैसे आपने धानों के गीत का संदर्भ लिखा आज की कविता के हिसाब से, तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत कविता, हम संदर्भ में बता रही हूँ, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक
मंजरी भाग 8 के धानों का गीत नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी भाग 8 के धानों के गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। तो बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि ये पाठ भी आपको पिछले पाठों की तरह समझ में आया होगा, मैं बहुत विश्वास के साथ अपनी कविता को यहीं समाप्त करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये कविता समझ में आ जाएगा। आप अपनी कॉपियों में पिछला सब काम कर चुके होंगे और अगर नहीं किए होंगे तो आराम से कर लीजिएगा। छुट्टियां अभी आपके पास हैं, आपकी क्लासेस चल रहे हैं और आगे मैं कोशिश करूंगी कि ये सारी कविताओं को समाप्त करने के बाद आपको कहानी भी पढ़ाऊं। महान व्यक्तित्व के चैप्टर्स अभी सारे बाकी हैं, मैं उसको भी पढ़ाने का और समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद बच्चों।